नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी और व्यापम के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दुर्ग संभाग के बारे में देखेंगे, पूरा डिटेल के साथ देखेंगे, पूरा मैप के साथ बताया हूं। इसके पहले मैं सरगुजा संभाग के बारे में बता चुका हूं और बिलासपुर संभाग के बारे में बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जा करके देख लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा क्योंकि लाइक करने से मेरे को भी अच्छा लगता है ना। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि बता चुका हूँ, आज हम लोग देखेंगे दुर्ग संभाग के बारे में। पहले ही बोला था हर संभाग में क्या है, 5-5 जिले हैं। सिर्फ बस्तर संभाग में क्या है दोस्तों, 7 जिले हैं। तो दुर्ग संभाग में कितने जिले होंगे, 5 जिले ही हैं। बात करें दुर्ग संभाग को संभाग बनाने की घोषणा कब हुई है, तो 15 अगस्त सन 2013 को। कब हुआ है, 15 अगस्त सन 2013 को। और दुर्ग को संभाग कब बना दिया गया है, 13 सितंबर सन 2013 को। मतलब 13 दे दिए दुर्ग संभाग को, 13 सितंबर 2013 को दुर्ग संभाग बन गया। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, दुर्ग संभाग में सबसे ज़्यादा नगर निगम है। सबसे ज़्यादा नगर निगम किस संभाग में है, तो दुर्ग संभाग में ही है। और वो कितने हैं, तो 4। कितने हैं, 4। ये है अपना दोस्तों दुर्ग संभाग का मैप। दुर्ग संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, एक है कवर्धा। कवर्धा जिला कब बना है, 1998 में। दूसरा बेमेतरा। बेमेतरा का जिला कब बना है दोस्तों, 2012 में। तीसरा है राजनांदगांव। राजनांदगांव जिला कब बना है, 1973 में। चौथा है दुर्ग। दुर्ग जिला कब बना है दोस्तों, 1906 में। मतलब कवर्धा 1, बेमेतरा 2, राजनांदगांव 3, दुर्ग 4 और बालोद 5। ये बालोद 5वां जिला है। 2012 में ही बालोद भी जिला बना है। बात करें दोस्तों, अपना दुर्ग संभाग से कौन कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, तो नेशनल हाईवे 30 गुजरता है और नेशनल हाईवे 130A भी गुजरता है। ये है नेशनल हाईवे 53 भी गुजरता है यहाँ से, और नेशनल हाईवे 930 भी गुजरता है। ये देखिए, नेशनल हाईवे 930 भी अपने यहाँ से गुजर रहा है। बात करें दुर्ग संभाग को कितने राज्य टच करते हैं, तो इसको 2 राज्य टच करते हैं, एक है महाराष्ट्र और एक है मध्य प्रदेश। दोस्तों, दुर्ग संभाग के अंतर्गत 5 जिले ये आप लोग को बता चुका हूँ मैं। आगे देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों कि दुर्ग संभाग में सबसे ज़्यादा 3 जिले हैं जो कि भू आवेशित जिले हैं। तो किस संभाग में सबसे ज़्यादा भू आवेशित जिले हैं, तो कौन सा है, वो अपना दुर्ग संभाग है। और वो 3 जिले कौन कौन से दोस्तों, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। ये 3 जिले क्या हैं दोस्तों, भू आवेशित जिले हैं। भू आवेशित जिला मतलब पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है, ऐसा जिला जिसका सीमा किसी दूसरे राज्य को टच ना करे और ना ही किसी समुद्र को टच करे। दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार से छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा जिला है वो इसी संभाग में है। वो कौन सा है, राजनांदगांव। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला बात करें तो दुर्ग, वो भी इसी संभाग का हिस्सा है। वो कौन सा है, दुर्ग। सबको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अब जिला वाइज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला जिला हम लोग देखते हैं कवर्धा को। पहला जिला क्या है दोस्तों, कवर्धा। कवर्धा की देखिए, इसका कबीर धाम है ना नाम, बताऊंगा। इसका नाम कवर्धा से कबीर धाम क्यों पड़ा। पहले इसका नाम कबीर धाम कवर्धा था। ये थोड़ा देर में बताऊंगा क्यों नाम इसका चेंज किया गया था। देखिए, कबीर धाम की स्थापना कब हुआ है, 1998 में। कब हुआ है दोस्तों, 1998 में। और ये किससे अलग होकर के बना है, तो राजनांदगांव में। पहले ये राजनांदगांव में था। ये देखिए, ये है दोस्तों कवर्धा का मैप। कवर्धा में कितने तहसील हैं दोस्तों, तो देख लेते हैं। एक पंडरिया है, दूसरा बोदला है, तीसरा अपना कबीर धाम खुद, और चौथा सहसपुर लोहारा। सहसपुर लोहारा मतलब इसमें कुल कितने तहसील हो गए दोस्तों, तो इसमें कुल 4 तहसील हैं। अब देखते हैं इसको कितने जिले टच करते हैं। तो नीचे से एक राजनांदगांव, दूसरा बेमेतरा है, और देखते हैं और कुछ टच कर रहा है। इधर तीसरा मुंगेली टच कर रहा है, और देखते हैं और कुछ टच कर रहा है। तो 3, मतलब इसको कितने जिले टच कर रहे हैं दोस्तों, 3 जिले टच कर रहे हैं। याद रखिएगा दोस्तों, कवर्धा को एक राज्य जो कि मध्य प्रदेश है और 3 जिला स्पर्श करते हैं। 3 जिले आप लोग को बता दिया हूँ। यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र कितने हैं दोस्तों, 2 विधानसभा क्षेत्र है, एक पंडरिया है और एक कवर्धा है। दोस्तों, बात करें हमारे कवर्धा से कौन कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, तो नेशनल हाईवे 30 गुजरता है और नेशनल हाईवे 130A भी गुजरता है। साथ ही साथ दोस्तों, ये नीचे से नेशनल हाईवे ये इधर कट गया है ना, N30। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। दोस्तों, जो प्राचीन समय में यहाँ पर कौन शासन करता था, तो फड़ी नागवंशी शासन करते थे। दोस्तों, जब मैं इतिहास पढ़ा रहा था तो आप लोगों को बताया था फड़ी नागवंश के संस्थापक कौन है।
तो आप लोग को मेरे को इस वीडियो में कमेंट करके बताना है कि फड़ी नागवंश के शासक कौन थे। शासक मतलब कि जिन्होंने फड़ी नागवंश की स्थापना किया है, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए देखिए क्या है कवर्धा। कवर्धा का प्राचीन, कबीरधाम का प्राचीन नाम क्या था? कवर्धा था। इसका नाम कबीरधाम क्यों किया गया दोस्तों? इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। जिले का नाम छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक किसी को कहा जाता है? धर्मदास। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन है दोस्तों? धर्मदास। याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के जन्म के 6ठी शताब्दी के अवसर पर 17 जनवरी सन 2003 को कवर्धा से बदल करके इसका नाम क्या किया गया? कबीरधाम। मतलब ये जो धर्मदास है, इनके जो बर्थडे था उसके उपलक्ष्य में क्या किया गया है? इसका नाम चेंज करके 17 जनवरी सन 2003 को क्या कर दिया गया है? कबीरधाम। याद रखिएगा। बात करें दोस्तों कवर्धा का या कबीरधाम के पर्यटन स्थल का, तो पहला नाम आता है भोरम देव मंदिर। इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। इसको कई बार एग्जाम में पूछा है। तो 1089 ईस्वी में फड़ी वंश के जो 6वें शासक थे गोपाल देव, उन्होंने इसका निर्माण करवाया है। तो भोरम देव मंदिर का किसने निर्माण करवाया है? तो गोपाल देव ने। ये आदिवासी शिव की प्रतिमा है। कौन सी शिव की प्रतिमा है दोस्तों? आदिवासी शिव की प्रतिमा है। यहाँ पर चंदेल और नगर शैली में बना हुआ है। चंदेल और नगर शैली में बना है दोस्तों। कनिघम ने इसका जो वर्णन है अपने जो किताब है कनिघम आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट में किया है। कनिघम ने ये जो छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव मंदिर है, इसका वर्णन अपने कनिघम आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट में किया हुआ है। इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर दोस्तों रीतिक क्रियाओं की विभिन्न मुद्राओं को दर्शाया गया है। रीतिक क्रियाओं को बहुत सारे मुद्राओं को इसमें दिखाया गया है। बात करें दोस्तों जो ओरिजिनल, इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है ना, तो ओरिजिनल खजुराहो कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। खजुराहो मंदिर ओरिजिनल वाला कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। दोस्तों कवर्धा में ही मड़वा महल है। ये इसको क्या करवाया था? जो फड़ी नागवंशी के जो शासक थे, तो उन्होंने 1349 ईस्वी में चौरा गांव नामक जगह पर जब उनका विवाह हो रहा था, अब मड़वा है, मड़वा के किस समय ये काम आता है? विवाह के समय। तो अपने विवाह के समय एक स्थायी मंडप बनवाया था। और विवाह किसका हो रहा था दोस्तों? रामचंद्र देव का। और किसके साथ हो रहा था? तो कलचूरी राजकुमारी अंबिका देवी के साथ हो रहा था। किसके साथ हो रहा था? कलचूरी राजकुमारी अंबिका देवी के साथ। दोस्तों जो मड़वा महल है उसको दुल्हा देव भी कहते हैं। और इसमें हमको क्या है? फड़ी नागवंशी राजाओं की वंशावली प्राप्त होती है। याद रखिएगा किस मंदिर से या किस महल से फड़ी नागवंशी राजाओं की वंशावली प्राप्त होती है? तो मड़वा महल से प्राप्त होता है। बात करें इसके दीवारों पर भी क्या है? 54 रीति क्रियाओं से संबंध प्रतिमाएं हैं। यहाँ भी क्या है? रीति क्रियाओं से संबंध प्रतिमाएं हैं। अगला है दोस्तों छेरका महल। दोस्तों छेरका महल का भी निर्माण 1349 में ही हुआ है। और याद रखिएगा वो भी कहाँ पर था? चौरा गाँव में था। ये भी चौरा गाँव में ही है। ठीक है। तो 1349 ईस्वी में रामचंद्र देव ने इसकी स्थापना किया था। क्या है दोस्तों? यहाँ से ना बकरी की गंध आती है। किसकी गंध आती है? बकरी की गंध आती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? छेरका महल पड़ा है। छेरका महल इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि वहाँ से बकरी की गंध आती है। और ये क्या है दोस्तों? ये भी एक शिव का मंदिर है। कबीरधाम का दोस्तों अगला जो पर्यटन स्थल है वो है पचराही। क्या है? पचराही। यहाँ से दोस्तों हाफ नदी के तट पर स्थित है। पचराही किस नदी के तट पर स्थित है? हाफ नदी के तट पर स्थित है। और भोरम देव से जो प्राप्त मूर्तियाँ और जो पचराही से जो प्राप्त मूर्तियाँ हैं, उनमें जोगी मगर ध्वज का उल्लेख मिलता है। जो जोगी मगर ध्वज हैं उनका उल्लेख मिलता है अपने को भोरम देव की मूर्तियों से और पचराही की मूर्तियों से। अगला है दोस्तों कवर्धा का जो पर्यटन स्थल वो है जैन तीर्थ बकेला। कौन सा दोस्तों? जैन तीर्थ बकेला। यहाँ से 9वीं से 10वीं सदी की काले रंग की ग्रेनाइट से निर्मित जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ की 51 इंच ऊंची प्रतिमा मिली है। कब मिला था? और 1978 में। कब मिला था दोस्तों? 1978 में। इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ हैं उनकी मूर्ति कहाँ से मिली है? तो कवर्धा के बकेला से मिला है। और वो उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 51 इंच ऊंची है। अगला है दोस्तों सतखंडा महल, जो कि हरमो में है। इसी महल में प्रभु वल्लभाचार्य का जन्म स्थली बताया जाता है। तो प्रभु वल्लभाचार्य का जन्म स्थली कहाँ बताया जाता है? तो सतखंडा महल हरमो में बताया जाता है। कवर्धा के अन्य पर्यटन स्थल है दोस्तों रामचुआ है, सरोदा दादर। क्या है? सरोदा दादर है, रानी दहरा है और चिल्फी घाटी है। दोस्तों कवर्धा की कुछ नदियाँ देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बंजर नदी है और ताड़ नदी है। छत्तीसगढ़ की 2 नदियाँ जो कि नर्मदा नदी में जाकर के मिलती हैं वो कवर्धा से निकलती हैं। कौन कौन सी है? बंजर नदी और ताड़ा नदी।
यहीं से हाफ नदी भी निकलती है, यहीं से आमनेर नदी भी निकलती है। यहाँ पर एक कर्रा नाला भी है, कवर्धा में एक कर्रा नाला भी है। कबीरधाम जिला वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र या कौन सा जिला वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो कौन सा है, कबीरधाम। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, आपको समझा रहा हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, मैकल पर्वत है। क्या है, मैकल पर्वत है। अब जो इधर से चलने वाली मानसूनी हवाएं आएंगी उनको क्या करेगा, मैकल पर्वत रोक देगा, और जो वर्षा है वो कवर्धा में ना होकर के इधर हो जाएगा, कवर्धा के पीछे हो जाएगा वर्षा, और कवर्धा में क्या होगा, वर्षा नहीं हो पाएगा। तो इस मैकल पर्वत के कारण क्या है दोस्तों, अपने कवर्धा में वर्षा नहीं हो पाता, और साथ ही साथ राजनांदगांव का भी कुछ क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो हमारे यहाँ का कौन सा जिला वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो कवर्धा। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्यों, इस मैकल पर्वत के कारण क्या है, जो आर्द्र हवाएं हैं वो आती तो हैं लेकिन यहाँ पर वर्षा नहीं कर पाती हैं इस मैकल पर्वत के कारण। बात करें दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सी नदी परियोजना है, तो यहाँ पर सुतिया पाट है, क्षीरपानी है, बिहार है, बिहार खार, पिपरिया नाला है। ये सब नदी परियोजनाएं चल रही हैं, जिसके कारण क्या है, कवर्धा में ज़्यादा से ज़्यादा जल को पहुँचाया जा सके या संचित किया जा सके वहाँ पर जल को। बात करें दोस्तों कवर्धा में हमको कौन कौन से खनिज मिलते हैं, तो कवर्धा में हमको बॉक्साइट मिलता है, ये मिलता है हमको बोरई दलदली में। चूना मिलता है मानपुर में और सहसपुर में। लोहा मिलता है दोस्तों, लौह अयस्क हमको एकलामाम में और चेलिक लामा में। एकलामाम में और चेलिक लामा में क्या मिलता है अपने को, लोहे के अयस्क मिलते हैं। बात करें दोस्तों कौन सी जनजाति पाई जाती है यहाँ पर, तो बैगा। और बैगा लोग को क्या कहते हैं, मैकलवासी। बैगा लोग को क्या कहते हैं, मैकलवासी। और ये कहाँ पर है, तो कवर्धा में है। बात करें यहाँ पर जो पठार पाया जाता है दोस्तों, वो है लोरमी का पठार, पेंड्रा लोरमी का पठार भी पाया जाता है अपना कहाँ, कवर्धा में। अगला जिला है दोस्तों राजनांदगांव। कौन सा है, राजनांदगांव। राजनांदगांव की स्थापना कब हुई दोस्तों, 26 जनवरी सन 1973 को। राजनांदगांव जिला कब बना है, 26 जनवरी 1973 को। राजनांदगांव का दोस्तों प्राचीन नाम का क्या था, नंदग्राम। राजनांदगांव का प्राचीन नाम क्या है, नंदग्राम है। याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इसको लोक प्रशासन के लिए सबसे उत्कृष्ट सम्मान मिला गया है अपने को राजनांदगांव को। साथ ही साथ इसको दुर्ग को भी मिला है, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सन 2018 का राजनांदगांव को मिला है और दुर्ग को मिला हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों कि राजनांदगांव का मैप और उसके कितने तहसील हैं। तो देखिए, पहला तहसील है छुई खदान, दूसरा है खैरागढ़, तीसरा है डोंगरगढ़, और ये चौथा है छुरिया, पांचवा राजनांदगांव, छठवां डोंगरगांव, सातवां अंबागढ़, नौवां मोहला और 10वां मानपुर। तो इसमें कितने तहसील हैं दोस्तों, 9 तहसील हैं। और सबसे ज़्यादा तहसील कहाँ बताया था, तो जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा में कितने तहसील है, 10। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसको कौन कौन सा जिला टच करता है। तो देखिए, एक कवर्धा, दूसरा बेमेतरा, तीसरा दुर्ग, चौथा बालोद, पांचवा कांकेर। मतलब इसको 5 जिले टच करते हैं और 2 राज्य, एक महाराष्ट्र और ऊपर में एमपी टच कर रहा है। मतलब इसको 5 जिले और 2 राज्य टच करते हैं अपने राजनांदगांव को, याद रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है दोस्तों, ये सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे बड़ा अगर अपने पूछेगा जिला कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, राजनांदगांव ही है। बात करें राजनांदगांव के साहित्यकार थे गजानन माधव मुक्तिबोध, क्या है, राजनांदगांव के साहित्यकार थे। श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी थे और बलदेव प्रसाद मिश्र जी थे। ये सब क्या है, यहाँ पर इनके साहित्यकार थे जो कि राजनांदगांव जिले से ताल्लुक़ रखते हैं। बात करें दोस्तों राजनांदगांव के पर्यटन स्थल का, तो इसमें डोंगरगढ़ सबसे फेमस है। डोंगरगढ़ में माँ बमलाई का मंदिर है। डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम है कमावतीपुर। डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम ने क्या है दोस्तों, कमावतीपुर है। अपने को प्राचीन नाम याद रखना है कि अभी भी पूछ सकता है वो। बमलेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, तो राजा वीरसेन ने करवाया है। किसने करवाया है, राजा वीरसेन ने करवाया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, डोंगरगढ़ में ही क्या है, प्रज्ञागिरी पहाड़ी भी है। क्या है, डोंगरगढ़ में प्रज्ञागिरी पहाड़ी है, उस पर क्या है, 30 फीट ऊंची गौतम बुद्ध की प्रतिमा दर्शनीय है। वहाँ पर क्या गया है, 30 फीट ऊंचा गौतम बुद्ध का प्रतिमा स्थापित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई, तो डोंगरगढ़ में है, 30 फीट ऊंचा किया गया है। बात करें दोस्तों, यहाँ से 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किया गया है। तो सरस्वती की पुस्तकालय कहाँ पर था, तो राजनांदगांव में ही है। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, ये बहुत ही फेमस है दोस्तों। ये कहाँ पर है, अपने खैरागढ़ में है। कहाँ है, खैरागढ़ में है और राजनांदगांव में है। इसकी स्थापना कब हुआ है दोस्तों, 14 अक्टूबर 1956 को। कब हुआ है, 14 अक्टूबर 1956 को
निर्माण किसने करवाया है? जो राजा वहाँ के थे, राजनांदगांव के जो राजा थे, राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और उनकी जो पत्नी थी पद्मावती, उन दोनों ने उनकी जो पुत्री हुई थी इंदिरा, उसकी याद में क्या करवाया है? इस पाठशाला का या विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहा जाता है। खैरागढ़ का जो संगीत विश्वविद्यालय है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है दोस्तों। कब बना है? 14 अक्टूबर 1956 को ही बन गया है। साथ ही साथ ये एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है। एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों? तो यही है अपना खैरागढ़ का संगीत विश्वविद्यालय। और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय भी है। छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय पूछेगा तो खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय ही है। बात करें दोस्तों राजनांदगांव में औद्योगिक विकास क्षेत्र कौन कौन सा है? तो एक है जोरा तराई, इंदावनी है, टेडेसरा है, पवन तल्ला है, विजय तल्ला है और महरूम खुद है। कौन कौन सा है? जोरा तराई, इंदावनी, टेडेसरा, पवन तल्ला, विजय तल्ला और महरूम खुर्दा। ये सब क्या है? वहाँ के औद्योगिक विकास क्षेत्र हैं। अब बात करें यहाँ पर और क्या क्या है दोस्तों, तो राजनांदगांव में ही फूड पार्क है। फूड पार्क कहाँ पर है दोस्तों? राजनांदगांव में है। राजनांदगांव कहाँ पर है? वो टेडेसरा में है। ये रहा दोस्तों इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, जो कि 14 अक्टूबर 1956 में बनाया गया था। पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को। चितवा डोंगरी गुफा, ये भी घूमने लायक है, पर्यटन स्थल है, राजनांदगांव में है। कहाँ पर है चितवा डोंगरी गुफा? तो राजनांदगांव में ही है दोस्तों। बात करें किसान शॉपिंग मॉल, किसान शॉपिंग मॉल कहाँ पर है दोस्तों? तो राजनांदगांव में ही है। 1892 में यहाँ पर बंगाल नागपुर कॉटन मिल को क्या था? स्थापना किया गया था दोस्तों। इसका मैं पूरा का पूरा एकदम डिटेल में बंगाल नागपुर कॉटन मिल को बहुत ही अच्छे से समझाया हूँ, जो मिल मजदूर हड़ताल हुआ था। अगर आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे होगे तो जा करके देख सकते हो दोस्तों। बात करें दोस्तों तो देखिए अब यहाँ पर नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो पहले नेशनल हाईवे देख लेते हैं। जैसे मानपुर से बालोद के लिए नेशनल हाईवे 930 जाता है और नेशनल हाईवे 53 भी अपने राजनांदगांव से गुजरता है। 2 नेशनल हाईवे यहाँ से गुजर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये जैसे कि नदियाँ कौन कौन सी है, तो एक कोटरी नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? कोटरी नदी। और ये कहाँ से निकलता है? मोहेला तहसील से निकलता है। ये यहीं से निकलेगा, मोहेला तहसील से कोटरी नदी निकलेगा और ये नीचे की ओर जाएगा। और इसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों कोटरी नदी का? तो परलकोट है। कोटरी नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? परलकोट है। अगला है शिवनाथ नदी, ये शिवनाथ नदी है। शिवनाथ की सहायक नदी सकरी है यहाँ पर। और एक और ये नदी है, ये कौन सी नदी है दोस्तों? आमनेर नदी है। ये नीचे से आ रहा है अपना तांदुला नदी है, ये खरखरा नदी है। ये सब क्या है दोस्तों? शिवनाथ की सहायक नदी है। सकरी, आमनेर, तांदुला, खरखरा, कोटरी, कोटरी तो नहीं है, खरखरा तक है। ये सब क्या है दोस्तों? शिवनाथ की सहायक नदियां हैं। दोस्तों अगर आप लोग ऐसी मैप में बना बना करके ना लिखोगे तो आप लोग को याद रहेगा। तो आप लोग क्या करो, ऐसी नोट्स बनाते चलो, आप लोग को बहुत मदद करेगा। लास्ट में तो मैं अपना नोट्स आप लोग को निःशुल्क दे दूंगा, बिना किसी चार्ज के मैं अपना नोट्स दे दूंगा, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप लोग अभी से बनाते रहोगे तो आप लोग के लिए बहुत फ़ायदा करेगा, आप लोग का खुद का नोट्स बन जाएगा। तो आप लोग को मैं अपना नोट्स तो फ्री में दूंगा ही, लेकिन आप लोग भी नोट्स बनाते चलिए। आगे देखते हैं दोस्तों, राजनांदगांव में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम की स्थापना किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है छत्तीसगढ़ का? तो वो राजनांदगांव में ही है। वर्तमान में जो नवीनतम विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र की स्थापना राजनांदगांव में की गई है। एक नवीनतम विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र की स्थापना कहाँ पर किया गया है दोस्तों? राजनांदगांव में किया गया है। राजनांदगांव में दोस्तों मोंगरा बैराज है, जो कि शिवनाथ नदी पर है। और कहाँ पर है? तो राजनांदगांव में है मोंगरा बैराज। कहाँ पर है? राजनांदगांव में है। इसको छत्तीसगढ़ का बृहद परियोजना है, छत्तीसगढ़ का बृहद परियोजना है मोंगरा बैराज। राजनांदगांव में कुछ बांध है दोस्तों, जैसे धारा है, रूसे है, मरिया मोती है, पिपरिया नाला है, सुरही है और सूखा नाला। ये सब क्या है दोस्तों? राजनांदगांव में बांध है। बात करें दोस्तों राजनांदगांव के महान पुरुष, कई बार पूछा है कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह कहाँ से थे? तो राजनांदगांव से थे। ठाकुर प्यारेलाल सिंह को सहकारिता का जनक भी कहा जाता है। और जो 3 बार जो मिल मजदूर हड़ताल हुआ है, तीनों के नेता भी रहे हैं अपने ठाकुर प्यारेलाल। बात करें राजनांदगांव में कौन कौन सी जनजाति है? तो बैगा है। मैकलवासी, मैकल पर्वत अपने राजनांदगांव में भी है, तो बैगा लोग यहाँ भी हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पर नगर निगम और लोकसभा क्षेत्र दोनों एक ही है, और वो कौन सा है दोस्तों? राजनांदगांव है। यहाँ 2 नगर पालिका है और यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। विधानसभा क्षेत्र कौन कौन सा है? खैरागढ़ है, डोंगरगढ़ है, राजनांदगांव है, डोंगरगांव है, खुज्जी है और मोहला मानपुर। ये मोहला मानपुर एक ही में है। मोहला मानपुर क्या है दोस्तों? एक ही में है। तो टोटल कितने? 6 यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र हैं। बात करें दोस्तों राजनांदगांव में कौन कौन सा खनिज मिलता है? तो यहाँ पर चूना पत्थर है। चूना पत्थर कहाँ है?
भाटा गांव, भारा भावा, मचानपारा, लुम्बनी घोड़, सेमेंडुआ, जगमंडुआ और टोकापारा। इन सभी जगहों पर क्या मिलता है दोस्तों? चूना मिलता है। यहाँ पर लौह अयस्क भी मिलते हैं। लौह अयस्क यहाँ पर खारा, नचनिया और बोरिया टिब्बू से मिलता है। एग्जाम में पूछा है हुआ क्वेश्चन है कि बोरिया टिब्बू कहाँ पर है, तो बोरिया टिब्बू कहाँ है दोस्तों? राजनांदगांव में है, याद रखिएगा इसको। साथ ही साथ यहाँ पर फ्लोराइड भी पाया जाता है राजनांदगांव में, और वो कहाँ से मिलता है? चांदी डोंगरी से और केरवा से और लामटी डोंगरी से। बात करें दोस्तों 1889 में राजनांदगांव में प्रजा हितैषी नामक हिंदी समाचार पत्र का पंजीयन भगवान दीन सिरोकिया द्वारा किया गया था। ये जो प्रजा हितैषी समाचार पत्र है कहाँ से स्टार्ट हुआ है दोस्तों? राजनांदगांव से ही। और किसके संरक्षण में हुआ है? तो भगवान दीन सिरोकिया के संरक्षण में हुआ है 1889 में, याद रखिएगा इसको भी। दोस्तों अगला जिला है अपना बेमेतरा जिला। बेमेतरा जिला की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी सन 2012 को हुआ था। और ये किससे अलग होकर के बना है दोस्तों? तो दुर्ग से। ये देखिए दोस्तों, ये है बेमेतरा जिला का मैप तहसील वाइज। तो यहाँ पर देखते हैं कितने तहसील हैं। एक नावागढ़ हो गया, दूसरा है थान खमरिया हो गया, तीसरा बेमेतरा, चौथा साजा और पांचवा बेरला। मतलब क्या है, बेमेतरा जिला में दोस्तों कितने संभाग हैं? तो कितने तहसील हैं? तो 5 तहसील हैं बेमेतरा में। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखते हैं कि बेमेतरा को कौन कौन से जिला टच करते हैं। तो इधर से मुंगेली कर रहा है, दूसरा बलौदाबाजार, तीसरा रायपुर, चौथा दुर्ग, पांचवा राजनांदगांव और छठवां कवर्धा। मतलब क्या है, इसको कितने जिले टच करते हैं दोस्तों? तो 6 जिले। 1 2 3 4 5 6, 3 इधर 3 इधर, 6 जिले इसको टच कर रहे हैं। याद रखिएगा बेमेतरा कितने जिले टच करते हैं दोस्तों? 6 जिले टच करते हैं। दोस्तों बेमेतरा क्या है दोस्तों? एक भू आवेशित जिला है और इसको 6 जिले स्पर्श करते हैं। यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से दोस्तों? तो साजा है, बेमेतरा है और नावागढ़ है। ये सब क्या है यहाँ पर के विधानसभा क्षेत्र हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पर नदियाँ कौन कौन सी है, तो यहाँ की ये मेन नदी हो गई शिवनाथ नदी, और शिवनाथ में आकर के मिल रहा है ये हाफ नदी, आमनेर नदी और खारून नदी। मतलब यहाँ पर 4 नदियाँ हो गई मुख्य नदियाँ, एक शिवनाथ, हाफ, आमनेर और खारून। बात करें दोस्तों यहाँ से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, तो नेशनल हाईवे 30 यहाँ से गुजरता है अपने बेमेतरा से। साथ ही साथ नेशनल हाईवे 49 भी हल्का सा गुजरता है इधर से अपने बेमेतरा से। दोस्तों यहाँ पर पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, तो एक प्राचीन महामाया मंदिर है जो कि 14वीं शताब्दी में बना हुआ है। और नावागढ़ में, ये बुचीपुर में है ना, बुचीपुर में क्या है, प्राचीन महामाया मंदिर है जो कि 14वीं शताब्दी में बना था। और नावागढ़ में प्राचीन खेड़ापति मंदिर है जो कि 6वीं शताब्दी में बना है। तो यहाँ पर घूमने लायक क्या क्या है, 2 मंदिरें हैं, एक महामाया मंदिर है और एक खेड़ापति मंदिर है। महामाया मंदिर कब बना है? 14वीं शताब्दी में। और नावागढ़ मंदिर कब बना है? 6वीं शताब्दी में बना है। इस चीज़ को याद रखिएगा। दोस्तों जो बेमेतरा जिला है उसका नाम जो है व्योमतारा नाम की एक जो रानी हुआ करती थी वहाँ पर, उनके नाम पर पड़ा है। तो व्योमतारा नाम की रानी प्राचीन समय में यहाँ राज करती थी, उन्हीं के नाम पर क्या है, इसका नाम बेमेतरा पड़ा हुआ है। और बेमेतरा जो है निम्न फसलों के उत्पादन में क्या है, पहले नंबर पर है। छत्तीसगढ़ का पहला जिला है जो ये फसल ज़्यादा उत्पादन करता है। पहला है दाल, दलहन में है चना और मटर। चना उत्पादन में और मटर उत्पादन में दोस्तों छत्तीसगढ़ में अग्रणी जिला कोई है तो बेमेतरा ही है। तिलहन उत्पादन में बात करें तो सूर्यमुखी के उत्पादन में बेमेतरा जिला प्रमुख स्थान रखता है या प्रथम स्थान रखता है। बात करें दोस्तों रबी फसल उत्पादन में बेमेतरा छत्तीसगढ़ का सबसे पहला स्थान पर वाला जिला है। अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सी खनिज पाई जाती है। तो यहाँ पर खनिज मिलता है चूना। क्या मिलता है? चूना। चूना कहाँ मिलता है दोस्तों? मटरागोटा मिलता है, घुटवानी मिलता है और अटोली में मिलता है। यहाँ डोलोमाइट भी मिलता है, वो कोदवा में मिलता है और मोहभट्टा में मिलता है। यहाँ क्वार्टजाइट भी मिलता है, वो ये मिलता है अपने को दानीटोला में, कलकत्ता में और खुरसुर में मिलता है। अगला जिला है दोस्तों अपना, वो है दुर्ग। दुर्ग को ज्ञान की नगरी भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुआ है दोस्तों? तो 1 जनवरी सन 1906 को। कब हुआ इसकी स्थापना? 1 जनवरी सन 1906 को। ये है दोस्तों दुर्ग का मैप। अब देखते हैं हम लोग दुर्ग में कितने तहसील हैं। तो एक है धमधा, दूसरा है दुर्ग और तीसरा है पाटन। मतलब दुर्ग जिला में सिर्फ और सिर्फ 3 ही तहसील हैं। कौन कौन सा है? धमधा, दुर्ग और पाटन। यहाँ से नेशनल हाईवे 53 होकर के गुजरता है। कौन सा नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरता है? तो 53। अब इसको कौन कौन सा जिला टच करता है, क्योंकि ये एक भू आवेशित जिला है, मतलब इसको कोई राज्य टच नहीं करेगा। इसको राजनांदगांव 1, बेमेतरा 2, रायपुर 3, धमतरी 4 और बालोद 5, इसको कुल 5 जिले स्पर्श करते हैं दोस्तों।
राजनांदगांव, बेमेतरा, रायपुर, धमतरी, बालोद और 5 जिले स्पर्श कर रहे हैं और इसमें 3 तहसील हैं, धमधा, दुर्ग और पाटन। ये क्या है दोस्तों, दुर्ग भी एक भू आवेशित जिला है और इसको 5 जिले स्पर्श करते हैं। दोस्तों दुर्ग का औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, तो बोरई है। कौन सा है, बोरई है। और छत्तीसगढ़ का राज्य का जो औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय, औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय कहाँ पर है, दुर्ग में है। और औद्योगिक रूप से सर्वाधिक विकसित जिला अगर कोई है तो वो कौन सा है दोस्तों, दुर्ग ही है। बात करें दोस्तों तो दुर्ग में क्या क्या चीज़ है, तो दुर्ग में है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर दोस्तों, दुर्ग भिलाई में है। जामुल में एसीसी सीमेंट है। एसीसी का नाम क्या था, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी है, जामुल में है ये। साथ ही साथ दोस्तों बीएसपी 1959 में जो बना था, छत्तीसगढ़ की बीएसपी को पूरा डिटेल में अभी देखेंगे। ये जो जामुल है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ की पहली सीमेंट कंपनी है। एसीसी सीमेंट जो कि जामुल में है वो क्या है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की पहली सीमेंट कंपनी है। दोस्तों दुर्ग में राज्य का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय जो है कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा में 2012 से स्टार्ट है। तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय कौन सा है, तो कामधेनु विश्वविद्यालय है। उस कहाँ पर है वो, अंजोरा दुर्ग में है। साथ ही साथ दोस्तों हम इंजीनियरों का निशानी समझ जाओ, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो भिलाई में है। कहाँ पर है दोस्तों, भिलाई में है। और ये कब से है, 2005 से स्टार्ट हुआ था। स्वामी विवेकानंद CSVTU कहाँ पर है दोस्तों, इसका मुख्यालय भिलाई में। और ये क्या चीज़ है, दुर्ग विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है ना, दुर्ग विश्वविद्यालय तो दुर्ग में ही होगा। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 2016 में हुआ था। ये याद रखना है, दुर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना 2016 में हुआ था। बात करें दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला और देश का, या तो 17वां बोलोगे या तो 23वां बोलोगे, कहीं कहीं 23वां मिलेगा और कहीं कहीं 17वां मिलेगा। छत्तीसगढ़ का पहला और देश का 17वां या 23वां देख लेना। IIT जो है वो भिलाई के कुठेला भांटा में स्थित है। कहाँ पर है छत्तीसगढ़ का पहला IIT, तो भिलाई के कुठेला भांटा में है। बात करें दोस्तों अब भिलाई इस्पात संयंत्र की, तो कहाँ पर है, भिलाई में है, दुर्ग में है। और ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया था दोस्तों, रूस के सहयोग से। बात करें दोस्तों स्थापना कब किया गया था, 1955 में। और उत्पादन कब से स्टार्ट हुआ, 1959 से। स्थापना कब की है दोस्तों, 1955 में, उत्पादन 1959 शुरू हुआ है। बात करें इसको कुछ कच्चे माल की पूर्ति इसको कहाँ कहाँ से होती है, तो जैसे अब इसको लौह अयस्क मिलता है दल्ली राजला से, मतलब बालोद से। कोयला कोरबा से। कोकिंग कोयला इसको झरिया या बोकारो, इन दोनों जगहों से मिलता है। और झरिया और बोकारो कहाँ पर है दोस्तों, झारखंड में है। पानी इसको मिलता है रविशंकर जलाशय से जो कि धमतरी में है। डोलोमाइट मिलता है इसको हिर्री माइंस बिलासपुर से मिलता है। मैग्नीज इसको मलाजखंड जो कि MP में है वहाँ से मिलता है। बात करें दोस्तों इसको विद्युत कहाँ से मिलता है, तो NTPC कोरबा से मिलता है। चूना इसको नंदिनी खुंदनी जो कि दुर्ग में है वहाँ से मिलता है। 1959 में इसका उद्घाटन हुआ है। तो उद्घाटन करने के लिए कौन आए थे, हमारे देश के उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसका उद्घाटन किया है 1959 में। दोस्तों रूस के सहयोग से बना है ना, तो रूस और भारत की मित्रता के प्रतीक में मैत्री बाग भिलाई में बनाया गया है। यहाँ पर पूरे जंतु वंतु लोग भी हैं, पार्क है और जंतु वंतु भी है, बहुत सारे जंगली जानवर हैं। भारत की कुल स्टील उत्पादन का 15% स्टील हमारे छत्तीसगढ़ से ही उत्पादन होता है। याद रखिएगा, भारत के कुल स्टील का कितना प्रतिशत उत्पादन अपने छत्तीसगढ़ से होता है, तो 15% होता है। और जो भिलाई स्टील प्लांट है वो सेल के अंतर्गत है, अधीन है। सेल का फुल फॉर्म क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है दोस्तों। और सेल का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। सेल का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। बात करें दोस्तों भिलाई को औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। भिलाई को क्या कहते हैं, औद्योगिक नगरी कहते हैं, या इसको छत्तीसगढ़ की गार्डन सिटी भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की गार्डन सिटी कौन सी है दोस्तों, भिलाई ही है। छत्तीसगढ़ का सबसे साक्षर जिला दुर्ग है। बात करें दोस्तों अगर 27 जिलों के हिसाब से पूछेगा तो 82.56% है इसका साक्षरता दर। और अगर 18 जिलों के हिसाब से पूछेगा तो 79.06% है इसकी साक्षरता। बात करें दोस्तों हमारे राज्य की साक्षरता दर कितनी है, तो 70.28%। 70.28% है हमारे राज्य की साक्षरता दर। और राज्य में पुरुष कितने प्रतिशत साक्षर हैं, तो 80.27% पुरुष साक्षर हैं। और महिला 64.24% महिला साक्षर हैं। दोस्तों दुर्ग में 3 नगर निगम हैं, एक दुर्ग है, दूसरा भिलाई, तीसरा चरौदा।
जो चरौदा है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ का 13वें नंबर का नगर निगम है। छत्तीसगढ़ के 13वें नंबर का नगर निगम कौन सा है? तो चरौदा ही है। यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र हैं दोस्तों। पाटन, दुर्ग, दुर्ग ग्रामीण और दुर्ग शहरी अलग अलग है। भिलाई नगर, वैशाली नगर और अहिवारा, ये क्या है दोस्तों? 6 हैं वहाँ के दुर्ग के विधानसभा क्षेत्र। अगला है दोस्तों अपना बालोद जिला। कौन सा है अगला? बालोद जिला। दोस्तों ये रहा बालोद जिला का तहसील का मैप। देखते हैं यहाँ पर कितने तहसील हैं। तो एक हो गया डोंडी लहरा, दूसरा है गुडेरडीह, तीसरा है बालोद, चौथा है डोंडी, पांचवा है गुरूर। मतलब बालोद की कितने तहसील है? 5 है। और इसको कितने जिले टच करते हैं? तो एक राजनांदगांव, दूसरा दुर्ग, तीसरा धमतरी और चौथा कांकेर। मतलब इसको 4 जिले टच करते हैं और यहाँ पर 5 तहसील है। याद रखिएगा इस चीज़ को। ये आप लोग को बता दिया बालोद में कितने तहसील है? 5 है। बालोद भी क्या है दोस्तों? एक भूआ विशिष्ट जिला है। इसको 4 जिला स्पर्श करते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ है? 1 जनवरी सन 2012 को। स्थापना कब हुआ है दोस्तों? 1 जनवरी सन 2012 को। विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर 3 है। एक संजारी बालोद है, एक डोंडी लहरा है और एक क्या है? गुडेरडीह। ये 3 होंगे, संजारी बालोद, डोंडी लहरा और गुडेरडीह। बात करें दोस्तों कि बालोद का जो प्रमुख उद्योग है वो क्या है? तो माँ दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ पर है? तो बालोद में है। याद रखिएगा, माँ दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ पर है? बालोद में है। और दल्ही राजरा मेन है यहाँ का, दल्ही राजरा, यहीं से लौह अयस्क मिलता है। बात करें दोस्तों कि जो स्वर्गीय नेता श्री लाल श्याम शाह थे, उन्होंने क्या किया था? वर्ष 1956 में बालोद को जिला बनाने के लिए 1956 के जो प्रधानमंत्री थे, तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से उसका प्रार्थना किया था कि बालोद को क्या करोगे आप? जिला बना दीजिए, लेकिन उन्होंने उस समय नहीं बनाया था। पर्यटन स्थल देखते हैं दोस्तों। बालोद में है कपिलेश्वर तालाब है और सिया देवी मंदिर है। कपिलेश्वर तालाब कहाँ पर है? तो बालोद में है और सिया देवी मंदिर है। तांदुला जलाशय है यहाँ पर। खनिज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लौह अयस्क है, क्वार्ट्जाइट है। अब हम लोग बालोद की नदियाँ देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए डोंडी लहरा से खरखरा नदी निकलती है। खरखरा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? डोंडी लहरा से निकलती है। तांदुला नदी ये यहीं से बहती है दोस्तों, बालोद से ही बहती है। और तांदुला नदी निकलती कहाँ से है दोस्तों? भानु प्रतापपुर कांकेर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? भानु प्रतापपुर कांकेर से निकलती है। NH 930 अपने बालोद से होकर के गुजरता है। दल्ही राजरा जो कि लोहे का अयस्क है यहाँ पर, वो भी यहीं पर है बालोद में। पेटेचुआ पहाड़ी से दोस्तों खारून नदी निकलती है और खारून नदी के तट पर ही क्या है? अपना रायपुर शहर बसा है। तो क्या है दोस्तों? पटेचुआ पहाड़ी से क्या निकल रहा है? खारून नदी निकल रही है। महानदी भी थोड़ा सा बालोद से होकर गुजरती है, वो सिहावा पर्वत धमतरी से निकलती है दोस्तों। तांदुला जलाशय दोस्तों बालोद पर में है और किस नदी पर ही है? तांदुला नदी पर ही है। ये छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है। तो छत्तीसगढ़ की पहली नदी परियोजना कौन सी है दोस्तों? तो तांदुला परियोजना ही है। और ये कब हुआ था? तो 1913 में हुआ है। कब हुआ दोस्तों? 1913 में हुआ है। और छत्तीसगढ़ की तीसरी सर्वाधिक साक्षर जिला अगर कोई है तो ये अपना बालोद ही है। कितने % है दोस्तों यहाँ पर? 80.28% है। कितने दोस्तों? 80.28% है। यहाँ पर पुरुष साक्षरता में ये दूसरा स्थान रखता है। यहाँ के पुरुष 89.52% है और महिला साक्षरता में 71.28% है। याद रखिएगा, दुर्ग जो है महिला पुरुष सब में नंबर 1 पर है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अच्छा ना लगा हो तो सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। दोस्तों क्या है, मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो आप लोग को क्या करना है? अपना नोट्स बनाना है। अगर मेरे से पढ़ना चाहते हो तो, नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स बनाओ या ना बनाइए। लेकिन अगर आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो तो आप लोग नोट्स बनाओ। लास्ट में अपना नोट्स तो आप लोग को दूंगा ही, इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होगा, आप लोग अभी से नोट्स बनाओगे तो आप लोग का मैप वैप जो है अच्छे से हो जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।